જય શ્રી કૃષ્ણ. હું છું ગીત જોશી. કેમ છો બધા મજામાં ને? આજે હું અનંત અનાદિ એવા વડનગરમાં આવી ગયો છું, જ્યાં એશિયાનું સૌથી મોટું આર્કિયોલોજીકલ એક્સપિરિયલ મ્યુઝિયમ બનાવવામાં આવ્યું છે. તમે મારી પાછળ જોઈ શકો છો. તો ચલો આજે આપણે આ મ્યુઝિયમની મુલાકાતે જઈશું. જોઈ શકો છો આ જે 6 નંબર છે ને, તો તમે એના ઉપર ઉભા રહેશો ને આ રીતે, એટલે અહીંયા 6 નંબરમાં તમને જો દેખાય 6 નંબર વિશેની માહિતી તમને આપશે. पुरानी सभ्यताओं में धरती में दफन वस्तुएं उस बीते समय की कहानी अपनी जबानी सुनाती हैं। वडनगर में मिली पुरातात्विक वस्तुएं भी इस शाश्वत सनातन शहर की कहानी हमें सुनाती हैं। पश्चिमी भारत के गुजरात प्रांत के अनेक भिन्न भाग थे, जैसे अनर्थ, लाट, सौराष्ट्र और कच्छ। यही अनर्थ क्षेत्र में स्थित है ये रत्न, जो इस इलाके का सबसे ज्येष्ठ, जूना, दीर्घायु नगर है। आप सोच रहे होंगे, एक ग्रंथ, एक शिलालेख, चंद मिट्टी की मोहरों, एक मर्तबान, एक तोरण, मंदिर के अवशेष, एक वाव और एक ईंट का एक दूसरे से क्या लेना देना। अलग अलग कालखंडों के होते हुए भी ये सब एक दूसरे से संबंधित है, क्योंकि ये सब अनगिनत शताब्दियों से अनवरत जीवित और सदा परिवर्तित शहर अपने वडनगर से है। सहस्त्राब्दियों तक श्रुतियों, अनुश्रुतियों, स्मृतियों में चर्चित इस शहर का पहला लिखित उल्लेख मिलता है इस स्कंद पुराण के नगर खंड में। चमत्कार नाम के एक शासक ने इस स्थान पर एक परकोटा छुपवाकर एक नगर की नींव डाली और नाम रखा था चमत्कारपुर। चारों दिशाओं में एक एक कोस यानी लगभग 3.5 किलोमीटर तक विस्तृत नगर में कालेश्वर शिव की स्थापना भी की गई थी। स्कंद पुराण में इस पूरे क्षेत्र अर्थात हाटकेश्वर शिव क्षेत्र के साथ नागर ब्राह्मणों के संस्कारों, अनुष्ठानों और विधानों का भी वर्णन है। इतिहास, पुराण और देवगाथा का एक चमत्कारिक मिश्रण मिलता है इस पौराणिक ग्रंथ में। वैसे तो मिट्टी की इन पुरानी मोहरों या मुद्राओं का कोई मोल नहीं है, किंतु ये अनमोल है। उत्खनन में मिली मुद्राओं को बहुमूल्य बनाती है इन पर छपी मोहरें। इन सिक्कों पर छपा नाम आनंदपुर वडनगर का ही एक और नाम था। द्वितीय शताब्दी यानी क्षत्रप कालखंड की इन 2 मोहरों पर लिखा आनंदपुर राजनो प्रमाण है कि सदा से ये शहर विनिमय और व्यापार का केंद्र था। 2 मुख्य राजमार्गों के मध्य स्थित ये स्थान व्यापारियों में लोकप्रिय था। इसे सन 531 के ताम्रपत्र में भी देखा जा सकता है। विप्रों और विद्वानों को जमीन के पट्टे देने के काम आते थे। ग्वालियर के चतुर्भुज मंदिर से मिले ये अभिलेख अनर्थ के गिरी दुर्ग का उल्लेख करते हैं और बताते हैं कि आनंदपुर को लोग अनर्थपुर के नाम से भी जानते थे। लोगों में का कृषि और व्यापार में वृद्धि वाले नगर में आनंद और शहर का नाम आनंदपुर होना उचित ही तो है। 2.5 सहस्राब्दियों से जीवंत वडनगर को समृद्ध करने वाला व्यापार विनिमय केवल गुजरात और भारत नहीं,
दूर बसे देशों तक विस्तृत था। समुद्र तट यद्यपि यहाँ से लगभग 200 किलोमीटर दूर है, किंतु स्थल पट्टन नाम से विख्यात इस व्यापारिक केंद्र से सामान भूमि मार्ग से बंदरगाह और जल पोतों से समुद्र पार सुदूर देशों तक जाता था और उसी तरह आता भी था। नौखनी मछली आकार के ये वर्तमान या लंबे घड़े कीमती द्रव्य, दवाएं, सुरा आदि मेसोपोटामिया से यहाँ तक आते थे और फिर दूसरे भारतीय शहरों तक जाते थे। इस नगर की शाश्वतता का एक कारण है यहाँ के नागरिकों की एक सर्वोच्च ईश्वरीय सत्ता पर अटूट आस्था और दूसरे मतों का स्वीकार। हर दिशा से भिन्न विभिन्न मत और संप्रदाय यहाँ से गुजरे और कुछ ने यहाँ जड़ें भी जमा ली। यहाँ सनातन धर्मी मंदिर है तो जैन डेरासर और बौद्ध विहार भी। बौद्ध धर्म का प्रभाव सम्राट अशोक के शिलालेख में गिरनार पहाड़ी के ठीक नीचे स्पष्ट दिखता है। यहाँ स्तूप और विहार बने तथा संघ भी बसे। सन 641 में चीनी यात्री हुएनसांग ने ओ नाम तो बूलो यानी आनंदपुर में सम्मिति या विद्यापीठ के 10 विहारों में सहस्त्र बौद्ध भिक्षुकों के निवास के बारे में लिखा है। घासकोल द्वार के निकट स्थित बौद्ध विहार से मिले अवशेष वर्णन में बौद्ध संस्कृति की गहरी जड़ों को दर्शाते हैं। वडनगर की पुरातनता का एक प्रमाण गिरनार पहाड़ी के नीचे सम्राट रुद्रदमन के शिलालेख में मिलता है। सम्राट रुद्रदमन ने दूसरी शताब्दी में क्षेत्र को अनर्थ संबोधित करते हुए अपने राज्य में जल व्यवस्थापन की बात भी की है। तीसरी सदी ईसा पूर्व से लेकर दूसरी शताब्दी तक का वर्णन करते हुए उन्होंने चंद्रगुप्त के समय में सुदर्शन झील और अन्य जल कुंडों, झीलों, तालाबों, कुओं और वावों यानी सीढ़ीदार जल कुंडों द्वारा पूरे इलाके के जल संतुलन की बात की है। साबरमती के दूर जाने के बाद भी शर्मिष्ठा झील के कारण ही यहाँ खेती के लिए जल आपूर्ति इतनी होती थी कि फसलों के लिए पानी की कमी नहीं होती थी। अन्न जल की आपूर्ति ने भी इस नगर को सदियों से जीवित और विकसित रखा है। ये कोई साधारण ईंट नहीं, इस संस्कृति की नींव का आधार है। ईसा से एक सदी पूर्व से ही भारत के कई शहर पक्की ईंटों की प्राचीर से निरापद रहे हैं। जैसे वडनगर के सदियों तक निरापद रहने के पीछे इस छोटी सी ईंट का बड़ा सहारा रहा है। यहाँ पुरातात्विकों को परत दर परत ईंटों की दीवारें मिलती हैं। पहली सबसे गहरी परत से मिट्टी की भित्ति, उसके ऊपर अलग अलग युगों में पकाए गए ईंटों की दीवारें, ठीक एक के ऊपर एक दीवारों का सिलसिला। इस साधारण सी ईंट के कारण ही ये असाधारण नगर आज तक जीवित, जागृत, जीवंत है। मारू गुर्जर या सोलंकी शैली का सर्वाधिक प्रभाव राजस्थान और गुजरात में ही दिखता है। सोलंकी शैली के सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है सोमनाथ, मोढेरा और रानी की वाव जैसे निर्माण। इसी से प्रेरित है वडनगर की अधिकतर रूपंकर भवन और वडनगर की पहचान कीर्ति तोरण। राजा सिद्धराज के दंडनायक ने मालवा विजय में बहुत बहादुरी दिखाई थी। उन्हीं की स्मृति में कीर्ति तोरण का निर्माण हुआ। 700 साल से 40 फुट ऊंचा यह सुंदर द्वार देश के सबसे प्राचीन नगरों में से एक का परिचय पत्र है। किंतु वडनगर की असली पहचान है यहाँ के लोग। तपस्वी महर्षि याज्ञवल्क जैसे ऋषि, दशकुमार चरित के रचयिता, संस्कृत व्याकरण का दंडी, ताना रीवी जैसी गायिकाएं या
यहाँ के मेधावी नागर ब्राह्मण, ऐसे अद्भुत लोगों के कारण ही ये साधारण सी दिखने वाली बस्ती असल में एक असाधारण नगर है।
તમને આ આર્કિયોલોજીકલ મ્યુઝિયમ કેવું લાગ્યું જણાવજો. અને હું કહું ને તમને તો ખરેખર ખૂબ જ મજા પડી ગઈ આજે. તમારા ફેમિલી જોડે આવજો. નાના છોકરાઓને તો ખરેખર બહુ જ મજા આવશે. અહીંયા આખો દિવસ તમારું ક્યાં જશે ને એ તમને ખબર જ નહીં રહે. તો વડનગર આવો તો આ આર્કિયોલોજીકલ મ્યુઝિયમ જોવા ચોક્કસથી આવજો. થેન્ક યુ સો મચ ફોર વોચિંગ. જય હિન્દ.